आज की इस डीप डाइव चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी से करती हूँ। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि पैशन की वाकई कोई एज लिमिट नहीं होती। हम बात कर रहे हैं कैथरीन ईसाऊ की। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन प्लांट बायोलॉजी में मैसिव रहा है। बिल्कुल। इनका जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ था। फिर उन्होंने यूएस आकर 1931 में अपनी डॉक्टरेट पूरी की। और पता है उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया था। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो कर्ली टॉप वायरस होता है ना, वो प्लांट के फ्लोएम टिश्यू के थ्रू स्प्रेड होता है। और उनकी जो किताब थी द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स जो 1960 में आई थी, उस बुक को तो लिटरली वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा जाता है। मतलब उन्होंने 99 साल यानी 99 इयर्स की आयु तक इस फील्ड को कंप्लीटली डोमिनेट किया। एग्जैक्टली। तो सुनने वालों को मैं बता दूं कि आज का हमारा ये डीप डाइव सिर्फ एक समरी नहीं होने वाला है, ये एक मास्टर क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 5 यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 अलग मोड्स में तोड़कर समझाएंगे। सही का। पहला होगा एकदम चाइल्ड फ्रेंडली मोड, जिसमें हम सिंपल स्टोरीज और डेली लाइफ एग्जांपल्स यूज करेंगे। और दूसरा होगा एक्सपर्ट मोड, यानी पूरी नीट लेवल डेप्थ। हम हिडन एमसीक्यूज और एनसीईआरटी की हर उस लाइन पर फोकस करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, हमारा जीरो स्किपिंग रूल अप्लाई होगा। हर कॉन्सेप्ट डीपली कवर किया जाएगा। तो चलिए सीधे प्लांट की फाउंडेशन से शुरू करते हैं, रूट और स्टेम यानी जड़ और तना। अगर इसको एक चाइल्ड फ्रेंडली मोड में देखा जाए तो प्लांट को एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन कीजिए। रूट्स उस बिल्डिंग की सॉलिड फाउंडेशन है जो जमीन के अंदर होती हैं, और जो स्टेम है वो उस बिल्डिंग के पिलर्स है जो ब्रांचेस और लीव्स को हवा में होल्ड करके रखते हैं। पर अब आते हैं इसके एक्सपर्ट मोड पर और इसका नीट एंगल देखते हैं। देखिए, डाइकॉट प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट बनती है वो डायरेक्ट सीड के रेडिकल के इलोंगेशन से बनती है। इसको टैप रूट कहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड या सरसों के पौधे में होता है। लेकिन मोनोकॉट्स में तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है ना? हाँ बिल्कुल, मोनोकॉट्स में जैसे वीट यानी गेहूं में ये प्राइमरी रूट बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है और उसकी जगह स्टेम के बेस से बहुत सारी फाइन रूट्स निकल आती हैं। इसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। और एक तीसरा टाइप भी तो होता है जहां रूट रेडिकल से आती ही नहीं है। सही पकड़ा, उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं रेडिकल को छोड़कर। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। बरगद की वो लटकती हुई जड़ें तो सबने देखी होंगी, पर फंक्शंस की बात करें तो रूट का प्राइमरी काम सिर्फ पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करना और प्लांट को एंकरेज देना नहीं है, राइट? यही तो नीट का ट्रिक पॉइंट है। रूट्स रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की सिंथेसिस भी करती हैं। ये पॉइंट लोग अक्सर मिस कर देते हैं। ये वाकई एक हिडन डिटेल है। अच्छा, अगर रूट की टिप को माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो वो जमीन का सीना चीरकर आगे कैसे बढ़ती है? इसके लिए रूट के अलग अलग रीजन समझने होंगे। सबसे आगे होता है रूट कैप। ये एक थिम्बल लाइक यानी कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो टेंडर रूट एपेक्स को मिट्टी की रगड़ से प्रोटेक्ट करता है। एक प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह। एग्जैक्टली। और इस रूट कैप के जस्ट कुछ मिलीमीटर्स ऊपर होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ की सेल्स बहुत छोटी होती हैं, इनकी वॉल्स थिन होती हैं और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ये सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करती हैं। तो डिवीजन यहाँ हो गया। फिर वो सेल्स लंबी कहाँ होती हैं? उसके जस्ट पीछे वाले जोन में, जिसे इलोंगेशन रीजन कहते हैं। यहाँ सेल्स रैपिडली अपनी लेंथ बढ़ाती हैं और यही रीजन एक्चुअली रूट को मिट्टी में गहराई तक पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इलोंगेशन के बाद आता है मैचुरेशन रीजन, जहाँ सेल्स डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाती हैं। और मुझे याद है नीट के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट यहीं पर है, रूट हेयर्स इसी रीजन से निकलते हैं। बिल्कुल सही। मैचुरेशन रीजन की ही कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होकर बहुत फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। यही एक्चुअल में सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो फाउंडेशन हो गई। अब स्टेम पर आते हैं। तना प्लूम्यूल से डेवलप होता है ना? हाँ, सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से। स्टेम की सबसे बड़ी पहचान है उसके नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स वो जगह हैं जहां से लीव्स निकलती हैं और दो नोड्स के बीच का हिस्सा इंटरनोड होता है। और इस स्टेम पर बड्स भी होती हैं जो या तो टर्मिनल हो सकती हैं या एक्सिलरी। इसका मेन काम तो ब्रांचेस को स्प्रेड करना और कंडक्शन करना है, पर कभी-कभी ये फूड स्टोरेज, सपोर्ट या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम भी करता है। सही कहा।
अब अगला पॉइंट समझते हैं। प्लांट का सबसे विजिबल हिस्सा उसकी लीव्स। अगर चाइल्ड फ्रेंडली भाषा में कहूं तो लीव्स प्लांट के सोलर पैनल्स हैं और प्लांट का किचन भी यही है। ये सनलाइट कैच करती हैं और हवा में फ्लटर करके पौधे को कूल भी रखती हैं। और एक्सपर्ट मोड में लीफ एनाटॉमी को ब्रेक डाउन करें तो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। पेटियोल वही डंडी है जो लीफ को हवा में फ्लटर करने देती है, जिससे कूलिंग होती है और फ्रेश एयर सरफेस तक आती है। और जो लैमिना या लीफ ब्लेड है उसमें वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क होता है। ये वेन्स लीफ को रिजिडिटी देती हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स का काम करती हैं। पर इन वेन्स के पैटर्न से तो प्लांट की पूरी आइडेंटिटी पता चल जाती है। हाँ, इसे वेनेशन कहते हैं। अगर वेन्स एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या जाल बनाती हैं तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ये डाइकॉट्स की पहचान है। लेकिन अगर वेन्स लैमिना के अंदर एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं तो वो पैरेलल वेनेशन है, जो मोनोकॉट्स में मिलता है। मतलब सिर्फ पत्ते को देखकर बता सकते हैं कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट। अच्छा, लीव्स भी 2 तरह की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ में लैमिना पूरा होता है, या अगर किनारे कटे भी हों तो वो कट्स मिडरिप तक नहीं पहुंचते। और अगर वो इंसिजन्स मिडरिप तक पहुंच जाएं और पत्ते को छोटे लीफलेट्स में तोड़ दें तो उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। यहां नीट का एक जबरदस्त ट्रिक पॉइंट छुपा है। कैसा ट्रिक पॉइंट? देखिए, एक्सिलरी बड एक सिंपल लीफ के पेटियोल के बेस में भी होती है और एक कंपाउंड लीफ के पेटियोल में भी। लेकिन एक कंपाउंड लीफ के जो छोटे लीफलेट्स होते हैं उनके एक्सिल में बड कभी नहीं होती। ओह, ये वाकई एक सॉलिड ट्रिक है पहचानने की। कंपाउंड लीव्स भी तो आगे डिवाइडेड है ना? हाँ, एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जैसे नीम। इसमें एक कॉमन एक्सिस होती है जिसे रैचेस कहते हैं, उस पर लीफलेट्स लगे होते हैं। दूसरी होती है पामेटली कंपाउंड लीफ, जैसे सिल्क कॉटन ट्री में। यहाँ सारे लीफलेट्स एक ही कॉमन पॉइंट पर यानी पेटियोल की टिप पर अटैच्ड होते हैं। जैसे हथेली से उंगलियां निकलती हैं। अब लीव्स प्लांट के स्टेम पर लगती कैसे हैं? इस अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहते हैं, राइट? बिल्कुल। इसके 3 मेन टाइप्स याद रखने हैं। पहला, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। एक नोड पर सिर्फ एक लीफ आती है और अगली पर दूसरी साइड से। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा टाइप ऑपोजिट है। इसमें एक नोड पर 2 लीव्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आती हैं। कैलोट्रोपिस और ग्वारा में हम ये देखते हैं। और तीसरा टाइप है वोल्ड। हाँ, वर्ल्ड में एक ही नोड से 2 से ज्यादा लीव्स निकल आती हैं और एक पूरा चक्कर बना लेती हैं। एल्स्टोनिया इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। तो लीव्स का अरेंजमेंट समझ आ गया। अब चलते हैं प्लांट के सबसे खूबसूरत और रिप्रोडक्टिव कोर पर, इनफ्लोरेसेंस और फूल। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच में सोचें तो प्लांट अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए डेकोरेट करता है। फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते। सही बात है। कभी पौधे पर एक अकेला फूल होता है और कभी पूरा फूलों का गुच्छा होता है, जिसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। पर इसमें भी 2 अलग पैटर्न्स होते हैं। हाँ, पहला है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। इसमें जो मेन फ्लोरल एक्सिस होती है वो लगातार ग्रो करती रहती है। फ्लावर्स लैटरली आते हैं, वो भी एक्रोपेटल सक्सेशन में, यानी नए फूल ऊपर और पुराने नीचे। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है साइमोस। साइमोस में मेन एक्सिस एक फूल बनकर वहीं टर्मिनेट हो जाती है, तो ग्रोथ लिमिटेड हो गई और इसमें फूल बासी पेटल ऑर्डर में खिलते हैं। अब अगर फ्लावर के स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली समझें तो ये एक्चुअली एक मॉडिफाइड शूट ही है, जहां शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाता है। एक टिपिकल फ्लावर 4 व्हर्ल्स यानी चक्कर से बनता है और ये सब थैलेमस या रिसेप्टिकल पर अरेंज्ड होते हैं। ये चारों व्हर्ल्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनेशियम। इसमें कैलिक्स जो बाहर के सेपल्स हैं और कोरोला जो कलरफुल पेटल्स हैं, ये दोनों एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। पर एक एक्सेप्शन भी है ना, जहां ये दोनों अलग नहीं होते। हाँ, जैसे लिली में जब कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश न किया जा सके तो उस फ्यूज्ड स्ट्रक्चर को पेरियांथ कहते हैं। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अच्छा, फूलों की सिमेट्री भी बहुत फैसिनेटिंग होती है। सिमेट्री के 3 बेसिक रूल्स है। एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। आप मस्टर्ड, दतूरा या चिली के फूल को सेंटर से किसी भी रेडियल प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। और जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री होती है। एग्जैक्टली। पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से बराबर हाफ में बांटा जा सकता है। और तीसरा है एसिमेट्रिक, जो इरेगुलर होते हैं और किसी भी प्लेन से बराबर नहीं कटते।
फूल के कली यानी बड स्टेज में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसे एस्टिवेशन कहते हैं। ये नीट का बहुत बड़ा फोकस एरिया है। मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करती हूँ। हाँ, जरूर बताइए। पहला है वेलवेट, जहां सेपल्स या पेटल्स सिर्फ टच करते हैं और ओवरलैप नहीं करते, जैसे कैलोट्रोपिस में। दूसरा है ट्विस्टेड, जहां एक फिक्स डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है। इसके एग्जांपल्स चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन है। और तीसरा पैटर्न इम्ब्रिकेट है, जहां मार्जिन्स ओवरलैप तो करते हैं पर किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं। कैसिया और गुलमोहर में ये देखने को मिलता है। और चौथा और सबसे कॉम्प्लेक्स है वेक्सिलरी, जिसे पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। ये पी और बीन फ्लावर्स में दिखता है। इसमें 5 पेटल्स होते हैं। एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड पेटल होता है जो 2 लैटरल विंग्स को कवर करता है, और वो विंग्स सबसे अंदर के 2 फ्यूज्ड कील पेटल्स को ढकते हैं। परफेक्ट। अब फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स को देखें तो एंड्रोशियम स्टेमन से बनता है। कभी-कभी स्टेमन स्टेराइल होता है और पॉलन नहीं बना सकता। इसे स्टेमिनॉड कहते हैं। और अगर स्टेमेन्स पेटल से जुड़े हों तो उन्हें एपिपेटलस कहते हैं, जैसे ब्रिंजल में। और अगर लिली की तरह पेरियांस से जुड़े हों तो एपिफाइलस कहलाता है। अब फीमेल पार्ट यानी गाइनोशियम पर आते हैं। ये कार्पल्स से मिलकर बनता है। अगर कार्पल्स आजाद है तो एपोकार्पस कहते हैं, जैसे लोटस और रोज में। लेकिन अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हों तो उसे सिनकार्पस कहते हैं। मस्टर्ड और टमाटर इसके क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ओवरी की पोजीशन भी नोटिस करनी होती है। हाँ, मैं इंफीरियर ओवरी के बारे में सोच रही थी। ये काफी यूनिक लगती है। इंफीरियर ओवरी में थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो करके ओवरी को पूरी तरह एनवेलप कर लेता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है। बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर वाले हिस्से से निकलते हैं। ग्वाबा, क्यूकम्बर और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। तो जब फूल का रिप्रोडक्टिव काम हो जाता है, तब ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और अंदर के ओव्यूल सीड्स बन जाते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली मोड में कहें तो ये एक ट्रेजर चेस्ट जैसा बन जाता है, जो पौधे की अगली जनरेशन को प्रोटेक्ट करता है। पर कभी-कभी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाता है। इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अगर हम प्रॉपर फ्रूट्स की एनाटॉमी देखें तो आम और नारियल यानी मैंगो और कोकोनट को ड्रूप कहा जाता है। ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं ना, और इनमें एक ही सीड होता है। सही कहा। मैंगो का पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे बाहर पतला एपिकार्प, बीच में फ्लैशी और खाने लायक मीजोकार्प, और सबसे अंदर एक हार्ड स्टोनी एंडोकार्प होता है जो सीड को बचाता है। और वो बीज यानी सीड 2 प्रकार का होता है। डाइकॉट सीड्स में सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। उस पर एक हिलम नाम का स्कार होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा पोर, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इनमें 2 फ्लैशी कॉटलेडन्स होते हैं जो खाना स्टोर करते हैं। कुछ सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं जैसे कैस्टर, पर बहुत सारे डाइकॉट्स में जब सीड मैच्योर होता है तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, जैसे बीन, ग्राम और पी में। इन्हें नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं। और मोनोकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर तो काफी अलग होता है। अगर मक्का यानी मेज को देखें तो उसका सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाता है। मोनोकॉट्स का मेन स्टार है उनका बल्कि एंडोस्पर्म। और पता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच एक प्रोटीनियस लेयर होती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये बहुत क्रूशियल होती है। एम्ब्रियो में एक बड़ा शील शेप्ड कॉटिलिडन होता है, जिसे स्कूटिलम कहते हैं, और इसके प्लूमुल को कवर करने वाली शीथ कोलियोप्टाइल होती है, जबकि रेडिकल को कोलोराइजा कवर करती है। ये सारे स्पेसिफिक टर्म्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं। इन सब चीजों को इतनी डीपली स्टडी करने के बाद बॉटनिस्ट्स ने इन स्ट्रक्चर्स को समराइज करने के लिए एक फ्लोरल फॉर्मूला बनाया, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज की तरह। जैसे BR फॉर ब्रैक्टिएट, K से कैलिक्स, C से कोरोला, P से पेरियांथ, A से एंड्रोएशियम और G से गाइनेशियम को डिनोट करते हैं। साथ ही एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के लिए स्पेशल साइंस यूज होते हैं। और बिल्कुल इसी अप्रोच से हम प्लांट्स को उनकी फैमिलीज में बांटते हैं, जैसे ब्रासिकसी जो मस्टर्ड फैमिली है और सोलेनेसी जो आलू यानी पोटैटो की फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली को थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी और इम्पॉर्टेंट फैमिली है। इनकी लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं और स्टिप्यूल्स नहीं होते, यानी एक्सटिप्यूलेट।
और वेनेशन रेटिकुलेट होता है। और इनका फूल बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। पर इस फैमिली का सिग्नेचर फीचर इनका गाइनीशियम है। वो बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, और सबसे खास बात वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। ओब्लिकली प्लेस्ड यानी थोड़ा झुका हुआ। हाँ, थोड़ा डायगनल। इनकी ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलॉक्यूलर होती है, और इनका एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है, जिसमें प्लेसेंटा काफी फूला हुआ यानी स्वोलन होता है। टमाटो को काटते वक्त अंदर जो फूला हुआ सेंटर दिखता है जिसमें बीज लगे होते हैं, वो वही स्वोलन प्लेसेंटा है। इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। खाने में टमेटो, ब्रिंजॉल, पोटैटो हैं, मसालों में चिली है, मेडिसिन के लिए बेलाडोना और एश्वगंधा जैसे प्लांट्स हैं, तंबाकू यानी टोबैको जो फ्यूमिगेटरी है वो भी इसमें आता है, और ऑर्नामेंटल्स में पिटूनिया। ये सब एक ही